हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं एक नई श्रृंखला। वो है नया वर्ष नई सौगात आपके लिए यानी कि आपकी परीक्षा के लिए। आप यदि नेट जेआरएफ का सपना रखते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आपको जेआरएफ क्रैक करना होगा। यदि आप जेआरएफ क्रैक कर लेते हैं तो आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी एक मंथ में कि समझिए आप सरकारी अध्यापक हो गए हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि कुछ तो आप लगातार कर ही रहे हैं, और ये और थोड़ा सा कर लीजिए तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। फिर आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम साथ साथ पढ़ेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। नूतन वर्ष की हार्दिक बधाइयों के सहित आज का ये सेशन स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जून 2010 का सेकेंड पेपर सॉल्व पेपर है ये, जो कि हो चुका था। क्योंकि यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक होगा कि इस परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो यह बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए यदि आप पीवाईक्यू पूरा कर लेते हैं। मेरे पास 2017 तक के पेपर उपलब्ध है। कब तक के? 2017 तक के पेपर उपलब्ध हैं। वो सारे मैं आपको करवाती जाऊंगी। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2010, ये देखिए आपको ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है। जून 2010 का सॉल्व पेपर है ये। और आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको लगभग सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज, और यदि टॉप वीडियोज उपलब्ध है। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आइए और पढ़िए। ठीक है मित्रों, जिसमें जो होता है नेट और जेआरएफ में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी आपके 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में यानी आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से पूछे जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, हायर एजुकेशन, और उसके बाद आपके पैसेज से क्वेश्चन आता है। इस तमाम प्रकार के मिला करके 10 टॉपिक होते हैं। हाँ, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती है, तो उसके लिए भी आपको क्लासें हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप उसे लगातार पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी तक एनटीए ने अपना नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। हाल ही में परीक्षा हुई है 2020 वालों की। कोरोना काल की वजह से ये सत्र जो है प्रभावित हो गया है। वैसे तो साल भर में 2 बार परीक्षाएं आयोजित होती रही हैं हमेशा से ही। अभी थोड़ा सा शेड्यूल इसका गड़बड़ है, फिर भी अच्छा ही आपके लिए। आप तैयारी करते रहिए, मौका ज़रूर मिलेगा आपको। बहुत ही जल्द 2022 के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हम लोग नोटिफिकेशन आने के पहले ही अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देते हैं। ये एक अच्छे परीक्षार्थी के लक्षण होते हैं। तो हम लोग तो अच्छे हैं ही। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? आपको पता है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में हुई थी। उसमें 8 भक्त थे जो कि मंदिर में भजन, कीर्तन, पूजा आदि किया करते थे। तो सबसे पहले जो कीर्तनकार के रूप में नियुक्त हुए तो वो थे आपके कवि कुंभनदास जी। अगला क्वेश्चन था, जायसीकृत पद्मावत है तो यह रूपक काव्य माना जाता है। एक बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति किसकी है? यह आपके मीराबाई जी की पंक्ति है। आपको ये पता ही है, आपने पढ़ा होगा लगभग। ये पहले तो 5वीं की क्लास में था, अब का सिलेबस नहीं पता। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, शब्द की द्विअर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? स्पष्ट तौर पर आप समझिए, वह अलंकार जहां पर 2 अर्थ होता है। यानी आप कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला उसका अलग ही अर्थ निकाल लेता है, तो वहां पर हो जाता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, उक्ति का अर्थ कथन, तो टेढ़ा कथन। चलिए हम देखते हैं और क्या पूछा गया था। यह पूछा गया था, भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव में से किसका उल्लेख नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पिछली बार भी पूछा गया है। तो अस्थायी भाव का उल्लेख भरत मुनि जी ने नहीं किया है। साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? तो भट्ट नायक जी जो है वो साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता है। काशिका किसे कहा गया है? तो बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, एक पंक्ति दी गई है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार
जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है आपके रसलीन जी की। अब आप ये बताइए बरवे रामायण किसकी रचना? ये बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। तुलसीदास जी की रचना है बरवे रामायण। उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़ में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो ये जो कन्नड़ है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, शेष नहीं है। आपको भाषा परिवार के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। ये हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं आपके बालकृष्ण भट्ट जी। एक पंक्ति दी गई है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है आपके मुक्तिबोध जी की। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर की। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेरा परिवार। जी हाँ मित्रों, मेरा परिवार में इन्होंने गिल्लू शीर्षक से लिखा है। उसके बाद इन्होंने अपने मोर पर लिखा है, गाय पर लिखा, सभी पशु पक्षी जितना महादेवी वर्मा जी ने पाल कर रखा था तो उन सब के बारे में लिखा है। और उसका एक संकलन है जिसका नाम मेरा परिवार। अब आप ये बताइए रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो रसमीमांसा है। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यास कौन है? तो इलाचंद ज्योति जो है वो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार है। न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र है? न्यूनिया जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा में है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यह सर्वविदित क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि से हुई है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की रचना है और यह निबंध विधा की है। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। सबसे पहले रानी केतकी की कहानी आती है, उसके बाद उसने कहा था, फिर शरणागत, उसके बाद तिरछा जाएगा। अब आप ये बताइए प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम क्या है? अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, अमिट रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखा। यहाँ पर मैंने क्रम दे रखा है, आपको लगाना नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया था कि 4 ऑप्शन मैंने ना दे करके सिर्फ मैं इसका आंसर ही देते चल रही हूँ, आप इसे याद करते जाइए। आप सिर्फ यह समझिए कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। प्रश्नों का प्रारूप समझने के लिए ही मैं इस टाइप के क्वेश्चन करवा रही हूँ। आगे जब आप हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे तो पूरा बहुत विस्तार के साथ और मजे के साथ पढ़ेंगे। चलिए आप ये बताइए निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम है अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता। यहाँ पर आचार्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका सिद्धांत दिया गया। आपको बताना है किस आचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया था, शंकुक जी ने अनुमतिवाद दिया था, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद दिया था और अभिनव गुप्त ने दिया था अभिव्यक्तिवाद। अब ग्रंथ और ग्रंथकार से सुमिलित करना है। तो ये जो इलियट महोदय थे इन्होंने क्या लिखा था? दी वेस्ट लैंड लिखा था। वर्ड्सवर्थ ने लिखा था लिरिकल बैलेट्स। लोंगिनुस ने लिखा था पेरी उपसिस। अरस्तु ने लिखा था पेरी पोइथिकेशस। मित्रों आपको पता ही होगा पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इसका सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे रखा है और इसका एक वीडियो बना रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। एनटीए नेट जेआरएफ टारगेट 2022 का हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर और वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। आपको इससे संबंधित पीडीएफ भी हम उसी चैनल पर दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित करना है आपको रचनाकार एवं रचना के नाम से। तो रचनाकार जो है अज्ञे हैं, उनकी रचना संवत्सर किशन एक रचनाकार है। उनका रचना जो है वो विकल्पहीन नहीं है, दुनिया नाम से है। केदारनाथ सिंह की रचना है कब्रिस्तान पंचायत और अनामिका की रचना है स्त्रीत्व मानचित्र। अगला क्रम है किसका? कवि और कृति का। कवि है केदारनाथ सिंह जी, इनकी कृति है अकाल में सारस और ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है संशयात्मा। भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा अग्निलिख और कुंवर नारायण ने लिखा है आत्मजयी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संपादक और पत्रिका को सुमेलित करना है। अखिलेश किस पत्रिका के संपादक थे? तो तत्व पत्रिका के संपादक थे। और नमिता सिंह वर्तमान साहित्य। राजेंद्र कुमार बहुवचन। प्रभाकर छोत्री जो पूर्व ग्रह नाम पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। कहानी और कहानीकार को सुमेलित करना है। सदगति किसकी कहानी है? तो प्रेमचंद जी की कहानी सदगति। और बिशाती कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। दो बाके कहानी के लेखक है भगवती चरण वर्मा और पाजेब कहानी है जैनेन्द्र कुमार वर्मा जी की। सही सुमेलन करना, यहाँ पर भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं और कवि दिए गए हैं। आपको बताना है कौन से कवि की कौन सी पंक्ति है। यहाँ पर मैंने पहले से सुमेलित कर रखा है, आपको सिर्फ देखना है।
तो शेष महेश गणेश दिनेश, यह पंक्ति जो है रसखान की है। मन लेत पदेत छटाक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लाला, इस प्रकार का आपने पढ़ा है ना, वो घनन जी पंक्तियां है। और जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज को आवे, ये सूरदास जी ने कहा है। गिरा अनयन नयन बिनु पानी, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। आगे रचना और विधा सुमेलित करना है। कौन सी रचना किस विधा की है, तो शब्द और मनुष्य या आलोचनात्मक विधा की रचना है। काशी का 80 उपन्यास विधा है और इला नाटक विधा है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वर्णन है। अब यहाँ पर उपन्यास और उसके पात्र को सुमिरन करना है। तो आप बताइए यहाँ पर रंगभूमि उपन्यास का पात्र कौन सा है। रंगभूमि उपन्यास का पात्र जो है वो सोफिया है। झूठा सच उपन्यास पात्र कौन है, इसका तारा है। और त्यागपत्र उपन्यास का पात्र मृणाल है। अब की बार 2020 के नेट जेआरएफ का क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया था। अंधेरे बंद कमरे की पात्र कौन है, नीलिमा है अंधेरे बंद कमरे की पात्र। अब यहाँ पर ये बताइए पात्र दिया गया और नाटक दिया गया है, कौन से नाटक का पात्र कौन है आपको बताना है। देवसेना किस नाटक के पात्र है, तो देवसेना स्कंदगुप्त की पात्र है। विशु जो है वो कोणार्क का पात्र है। गंधारी अंधा युग की पात्र है। और सावित्री आधे अधूरे जो कि मोहन राकेश द्वारा विरचित है उसकी पात्र है। आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, हम लोग उससे पढ़ेंगे विस्तार से। दोस्तों यह रहा जून 2010 का सॉल्व पेपर। इसमें एक भी क्वेश्चन मेरी तरफ से ऐड नहीं है, वो सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने यहाँ पर लिख दिया है और डायरेक्ट उसका आंसर दे दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका बहुमूल्य समय बर्बाद हो। इसलिए बहुत ज़्यादा फालतू की बातें या फिर ज़्यादा ऑप्शन ना शामिल करते, मैंने सिर्फ वन लाइनर फैक्ट के रूप में इसको लिखा है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए ठीक है, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और हाँ मित्रों, सबसे खास बात, यदि आपका कोई अपना है जो नेट जेआरएफ का सपना रखता है तो आप उस तक हमारा वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, ताकि सब लोग पढ़ें और अपने सपने को पूरा कर सके। आपने देखा होगा तमाम चैनलों पर वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे आपको फी देनी पड़ती है, लेकिन हमारे चैनल पर यह पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए फ्री उपलब्ध होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठाइए और पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए लगातार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और न्यू वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के सहित मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।